नमस्कार। सोचिएगा जरूर, क्या हमारे संविधान में कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो अगर जरूरत पड़े तो भारत का पूरा नक्शा ही बदल दे? जी हां, बिल्कुल है। और आज हम उसी अनुच्छेद 3 की शक्तियों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है आपने कि जो भारत का पॉलिटिकल मैप हम बचपन से किताबों में देखते आ रहे हैं, क्या उसे बदला जा सकता है? क्या किसी बड़े से राज्य को छोटा किया जा सकता है, या दो अलग अलग राज्यों को मिलाकर एक बना दिया जा सकता है? सवाल जितना इंटरेस्टिंग है ना, इसका जवाब उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हां। बिल्कुल, ऐसा करना पूरी तरह से संभव है। और इस सुपर पावर का स्रोत, इसकी चाबी छिपी है हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में। यही वो अनुच्छेद है जो हमारी संसद को, यानी पार्लियामेंट को, भारत की अंदरूनी सीमाओं को फिर से रीडिफाइन करने का अधिकार देता है। तो ठीक है, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस सेक्शन में हम अनुच्छेद 3 की बारीकियों को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह हमारी संसद को राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए ऐसी सर्वोच्च शक्तियां कैसे देता है। आखिर ये अनुच्छेद 3 कहता क्या है? देखिए, साफ शब्दों में ये कहता है कि हमारी संसद विधि द्वारा, यानी बाय लॉ, एक कानून बनाकर किसी भी राज्य का साइज, उसकी बाउंड्री, यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। यहां कानून बनाकर इस शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई मनमाना फैसला नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी संसदीय और कानूनी प्रक्रिया होती है। तो इस अनुच्छेद के तहत संसद के पास क्या क्या पावर्स हैं, इसे एक जिक्सॉ पजल की तरह सोचिए। संसद किसी राज्य से एक टुकड़ा अलग करके एक नया राज्य बना सकती है, या दो राज्यों को जोड़कर एक कर सकती है। वो किसी राज्य का एरिया बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। राज्यों के बीच की जो बाउंड्रीज हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है। और इतना ही नहीं, किसी राज्य का नाम तक बदला जा सकता है। जैसा पहले मैसूर हुआ करता था, आज कर्नाटका है। ये सब अनुच्छेद 3 से ही मुमकिन हुआ। अच्छा, शक्तियां तो काफी बड़ी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनका इस्तेमाल होता कैसे है? क्या ये काम एक दिन में हो जाता है? जी नहीं। इसकी एक तय प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति की भी एक बहुत ही अहम भूमिका है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले, इस तरह का कोई भी बिल पार्लियामेंट में लाने से पहले राष्ट्रपति जी की सिफारिश, उनका रिकमेंडेशन जरूरी है। नंबर 2, राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य की विधानमंडल यानी स्टेट असेंबली के पास भेजते हैं जिसके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, उनकी राय जानने के लिए। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। राज्य विधानमंडल उस पर हां कहे या ना, उनकी राय संसद पर बाइंडिंग नहीं है, यानी मानना जरूरी नहीं है। और आखिर में, इस बिल को पास करने के लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, बस साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो निचोड़ है, जो सबसे जरूरी बात है, वो यही है। ये कोड बिल्कुल साफ कर देता है कि राज्य की सहमति सिर्फ एक फॉर्मल प्रक्रिया का हिस्सा है, एक तरह से सिर्फ एक सलाह है। असली और आखिरी फैसला लेने की शक्ति पूरी तरह से केंद्र, यानी हमारी संसद के ही हाथ में है। कोई भी राज्य इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकता। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि आजादी के बाद इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कब और कैसे हुआ है। कुछ असली उदाहरणों से इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करते हैं। इसका सबसे नया और शानदार उदाहरण है तेलंगाना का गठन। साल 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटकर तेलंगाना नाम का एक नया राज्य बनाया गया। और यहां दिलचस्प बात यह थी कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने इस बंटवारे के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। लेकिन जैसा कि हमने अभी जाना, उनकी राय बाइंडिंग नहीं थी। संसद ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक नए राज्य का जन्म। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। साल 2000 में तो कमाल ही हो गया था। सिर्फ 15 दिनों के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 3 नए राज्य बना दिए गए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। ये दिखाता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए अनुच्छेद 3 का कितनी तेजी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी उदाहरण है। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बदलना भी इसी अनुच्छेद की शक्तियों के दायरे में आता है। और जैसा हमने पहले बात की, सिर्फ नए राज्य बनाना ही नहीं, पुराने नाम बदलना, जैसे बॉम्बे का महाराष्ट्र बनना या मद्रास का तमिलनाडु कहलाना, ये सब भी अनुच्छेद 3 की ही देन है। तो हमने इस बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद को काफी विस्तार से समझ लिया है। अब वक्त है कि हम सारी मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराएं और देखें कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो की टेकअवेज क्या है? नंबर 1, अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने की जबरदस्त शक्ति देता है। नंबर 2, इसकी शुरुआत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होती है।